हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 18th ऑफ दिसंबर 2024। 18 दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई नीड योर 2 मिनट्स। ओके, मैं आप सभी को बता दूं कभी कभी हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, जैसे कि कल बन गया था 42 मिनट का अप्रॉक्स वो कल वीडियो बना था। ओके, हो सकता है वो वीडियो थोड़ा लंबा हो। ओके, कभी कभी हो सकता है वीडियो शॉर्ट हो जाए, 20 मिनट के आसपास का बने। वो कब बन सकता है? जब न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल से रिलेटेड आर्टिकल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। ओके, तब ये बनेगा। लेकिन जब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल आ रखे हैं, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ रखे हैं, तो उनको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है वीडियो लंबा बन जाए। वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, और वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज का न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर साइमल्टेनियस बिल के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे आपको चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट यहाँ पे डेब्ट ट्रैप पॉलिसी चला रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके, और यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को राइट्स क्या मिलने चाहिए, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव आवर डिस्कशन एंड क्या कुछ हमें इस वीडियो में कवर अप करना है उसको एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 18th ऑफ दिसंबर 2024 आर एज फॉलोज। सबसे पहला न्यूज़ आपको यहाँ पे पहले पेज पे मिलेगा। ओके, ये बिलियन नहीं है, ये बिल है, ठीक है। टू बिल साइमल्टेनियस इलेक्शन रॉक पार्लियामेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन को जो बिल था वो यहाँ पे लेकर आया गया पार्लियामेंट में। कल के दिन ये बिल आपको आता हुआ हमें देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पे ऑपोजिशन लीडर्स ने यहाँ पे आवाजें उठाई हैं, कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर को इस बिल ने यहाँ पे वो किया है, ठीक है, हैम्पर किया है, ठीक है। सो इसके बारे में हम लोग आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेब्ट कलेक्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता दूं कि चाइना डेब्ट ट्रैप पॉलिसी चलाता है, ठीक है। मतलब कि एक कंट्री को इतना ज़्यादा लोन दे देगा, इतना ज़्यादा लोन दे देगा कि कंट्री बोले कि भैया आज की डेट में तो मेरे पास इतने पैसे, हम ये चीज़ें करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और चाइना को लोन हम दे देंगे। लेकिन इन केस अगर वो कंट्री लोन नहीं दे पाती है तो क्या होगा, ये किसी ने नहीं सोचा, ठीक है। हमने देखा है, हमारे पास वी हैव एग्जाम्पल्स लाइक श्रीलंका में हमने देखा हम्बनटोटा पोर्ट को गंवाते हुए 2017 में उन्होंने श्रीलंका को दे दिया, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल है कि चाइना का लोन अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो चाइना क्या करता है उन कंट्रीज के साथ, ठीक है। और चाइना ने जिन जिन कंट्रीज को लोन दिया है ना, उन कंट्रीज ने बाद में जाके फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिला। वी हैव एग्जांपल्स ऑफ लॉट ऑफ कंट्रीज, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे कंट्रीज के एग्जांपल्स हैं, उनको हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन माइनॉरिटी राइट, ठीक है। तो यहाँ माइनॉरिटी राइट्स को डिस्कस करेंगे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ओके, और क्या कुछ यहाँ पे राइट्स हैं माइनॉरिटीज को लेके, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज ऑन द पेज ऑफ टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज, जिसको भी हम लोग स्किप नहीं करेंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज आफ्टर इंडिया दिसायंकित विजिट्स चाइना। देखिए इंडिया वॉज द फर्स्ट विजिट ऑफ श्रीलंका प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इंडिया का पहला विजिट था वो, और मैं आप सभी को बता दूं इसके बाद वो कहाँ जाएंगे, चाइना में जाएंगे। नो इशू, चाइना में जाए चाहे वो कहीं भी जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो उन्होंने इंडिया को प्रॉमिस किया है कि श्रीलंकन टेरिटरी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट उसको यूज नहीं किया जाएगा, ये मद्देनजर रखना होगा इनको चाइना की विजिट में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इंडिया भी इस चीज को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ न्यूज भी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज अजीत डोवाल, ठीक है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए इमर्ज होता है, अजीत डोवाल, ओके, करेंटली कौन सी पोस्ट को ये होल्ड कर रखे हैं आप लोग, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्सनालिटी है, और आज के डेट में ये चाइना में अभी गए हुए हैं टू अटेंड द इंडो चाइना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक, ठीक है। तो किस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए गए हुए हैं बीजिंग में,
उसको हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल में। और कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके बताइएगा कि अजीत डोभाल कौन है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ न्यूज, दैट इज पैनल लेड बाय एक्स इसरो चीफ एडवाइज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एनटीए। ठीक है, तो एनटीए को यहाँ पे रीस्ट्रक्चर करने की एडवाइस दी गई है एक्स इसरो चीफ के द्वारा। ठीक है, तो ये एक पैनल को लीड कर रहे हैं और इन्होंने ये एडवाइस दिया है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। सेवंथ इंपॉर्टेंट न्यूज इज फ्रॉम वर्ल्ड सेक्शन, दैट इज सीनियर रशियन जनरल किल्ड इन मॉस्को ब्लास्ट। ओके, देखिए मॉस्को ब्लास्ट में यहाँ पे जो आपके सीनियर रशियन जनरल्स थे उनकी यहाँ पे डेथ हो गई है। कैसे यहाँ पे डेथ हुई, कैसे यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग की गई उनके ही अपार्टमेंट में, वो हम उस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे सिंगल लाइन में न्यूज मिलेंगे उसको भी हम लोग इस न्यूज़पेपर में डिस्कस करेंगे, उसको लेंदी हम नहीं बनाएंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट न्यूज़पेपर, पहले न्यूज़पेपर के पहले पेज पे हम लोग मूव करते हैं और यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। पहला हेडलाइन है यहाँ पे, 2 बिल्स ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस रॉक पार्लियामेंट। ओके, देखिए कल के दिन ये बिल आता हुआ हमें देखने को मिला। कल मैंने आप सभी को इस बिल के बारे में बताया था कि ये बिल के थ्रू अब क्या हो सकता है, इस बिल के थ्रू हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 2 चीज देखने को मिलेगा। पहला आपका क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा इलेक्शन, और दूसरा होगा लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो भी आपके असेंबलीज इलेक्शंस होंगे। ठीक है, पहला हो गया लोकसभा इलेक्शन और आपके असेंबलीज इलेक्शंस। ठीक है, इन दोनों को एक साथ कंडक्ट कराने की बात की गई है इस बिल में, साइमल्टेनियस इलेक्शन के बिल में। ओके, ऑपोजिशन ने क्या कहा है कि ऑपोजिशन ने कहा है कि ये जो बिल है ये बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे असॉल्ट कर रहा है। ठीक है, इट असॉल्ट ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। ओके, और ऑपोजिशन ने सवाल उठाए हैं कि एंटी फेडरल है ये बिल। ओके, एंड इट वेंट अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस बिल का नाम लिख लीजिएगा, द बिल का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो ये कौन सा बिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का 129th अमेंडमेंट बिल है। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, नाउ अब मैं आप सभी को बता दूं कि इसको यहाँ पे वोट किया गया, तो यहाँ पे वोटिंग में 263 मेंबर्स ने यहाँ पे वोट किया है इन फेवर ऑफ बिल। ओके, और 198 मेंबर्स ने यहाँ पे इस बिल को अपोज किया है। ठीक है, लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल के तौर पे भी। ठीक है, और ये आप सभी को पता होना चाहिए। और ऐसा यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ पे कोई भी टेम्पर नहीं हो रहा है, बेसिक जो आपका स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो टेम्पर नहीं हो रहा है। और यहाँ पे इसके ऊपर देखिए स्टैंडिंग कमेटी बनाने की बात की गई है, पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके ऊपर बनेगी और इस बिल को यहाँ पे वो अब देखेंगी। ठीक है, सो होप आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये बिल क्या है। ये बिल है आपके असेंबली इलेक्शंस और आपके लोकसभा के इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट कराने की बात की गई है इस बिल में। होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। देखिए एडिटोरियल सेक्शन को आज आप लोग स्किप कर सकते हैं। एडिटोरियल सेक्शन बस नॉलेज बेस्ड के लिए कि आप लोग बस इसको पढ़ सकते हैं अपनी उसके लिए एनहांसमेंट के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया इसको इतना डीपली में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो एडिटोरियल सेक्शन को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। ओपिनियन सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेप्ट कलेक्टर। ठीक है, this country is very much responsible for the rapid rise in external debt in many countries for the last 20 years. ओके, मतलब कि इसका बोलने का मतलब क्या है, देखिए मैंने जो बोला अभी ये सेंटेंस, इसका बोलने का मतलब है कि ये ऐसी कंट्री है, ठीक है, चाइना इज ओनली द कंट्री जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारी कंट्रीज में आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसने लोन लिया है चाइना से। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए वो $5 बिलियन यहाँ पे लोन ले रखा है चाइना से। ठीक है, उस कंट्री अगर वो कंट्री उसको दे नहीं पाई तो क्या करेगा, चाइना कुछ ना कुछ उसके कंट्रीज में करता रहेगा। ठीक है, तो पिछले 20 साल में हमने देखा है कि बहुत सारी कंट्रीज को चाइना ने लोन दिया है और उन कंट्रीज ने यहाँ पे रैपिड राइज हमें देखने को मिला, चाहे वो कुछ भी हो, फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइसिस देख लीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट में यहाँ पे प्रॉब्लम देख लीजिए, हमें ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, सो द कंट्री इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड राइज इन एक्सटर्नल डेप्ट। ठीक है, तो एक्सटर्नल डेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल है ये कंट्री। ठीक है, चाइना ने बहुत ज़्यादा लोन दिया है और बहुत सारी कंट्रीज को दिया है।
ठीक है, मतलब कि 26% आप देख सकते हैं, 26.1% जो शेयर है 2023 के अकॉर्डिंग वो चाइना के पास है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे आपका जापान है, सेकंड पोजीशन पे जापान है, और तीसरा लार्जेस्ट लेंडर आप कौन देख सकते हैं यहाँ पे, नीदरलैंड को 9.6%। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट लेंडर। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना इज द लार्जेस्ट लेंडर ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड आपका कौन है, जापान, और थर्ड है आपका नीदरलैंड। इसको लिख लीजिएगा। चाइना की एक पॉलिसी है, एक डिप्लोमेसी है, दैट इज डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। ठीक है, इस डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी में बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे फंसे हुए हैं। ठीक है, मैंने अपनी नाइबर कंट्रीज का यहाँ पे एग्जांपल दिया, पाकिस्तान का एग्जांपल यहाँ पे आप ले लीजिए। ठीक है, हमारे नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे श्रीलंका है। ठीक है, वहाँ पे अगर आप एग्जांपल ले लीजिए तो देखिए श्रीलंका ने लगभग यहाँ पे 8 बिलियन लिया है, किससे, चाइना से। 8 बिलियन डॉलर लिया है चाइना से। ओके, मतलब कि बायलेटरल डेब्ट अगर आप देखें तो लगभग 50% के आसपास है। ठीक है, और अब इस लोन को वो पे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो पे नहीं कर पा रहा है, उसको मतलब पे करने में स्ट्रगल हो रहा है। ठीक है, और अब उसके स्वरूप में आप क्या देखेंगे कि चाइना को इन्होंने हम्बनटोटा पॉट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉट है, वो यहाँ पे हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी सिचुएशन, ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऑथर ने लिए हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज के एग्जाम्पल मैं आप सभी को यहाँ दूंगा। देखिए जैसे अंगोला सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, सब सहारा अफ्रीका में आप देखिएगा अंगोला इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर। इन्होंने लगभग 17 बिलियन डॉलर यहाँ पर चाइना से लिया है। ठीक है, एक्सटर्नल डेब्ट का कितना, 58%। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे चाइना किस किस कंट्रीज को यहाँ पे लोन देता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट 3 में। ठीक है, साउथ एशिया में बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये तीनों फंसे हुए हैं, बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये तीनों क्या है, लो इनकम कंट्रीज है। ठीक है, तीनों को यहाँ पे देखिए, ये आपका जो ऑरेंज वाला है ना, ये लो इनकम कंट्रीज है, रेड वाला है आपका लोअर मिडिल इनकम, और आपका जो ये लाइट ब्लू है वो आपका अपर मिडिल इनकम, और जो आपका डार्क ब्लू है वो हाई इनकम कंट्रीज है। ठीक है, तो साउथ एशिया में आप देख सकते हैं बांग्लादेश, श्रीलंका और आपका पाकिस्तान। यूरोप में आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसे लाइंस बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका में इजिप्ट हो गया, जिबूती हो गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं आंकड़े यहाँ पे कंट्रीज को यहाँ पे किस किस तरीके से लोन यहाँ पे दिया है और कैसे कैसे दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है आर्टिकल में। मेनी कंट्रीज which China loaned many country which China loaned money were either in a financial crisis which then worsened or later descended into financial crisis। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, देखिए जिस कंट्री को चाइना ने यहाँ पे लोन दिया सपोर्ट करने के लिए, भले ही उसने फेवर में वो दिया है, लेकिन उसकी जो पॉलिसी वो बिल्कुल अलग है। वो ये सोच के नहीं देता है कि हाँ भैया आज इसके डेट में ये है। ठीक है, ये सोच के देता है कि हमें आने वाले टाइम में अगर ये कंट्री लोन नहीं दे पाई तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसी कंट्रीज यहाँ पे आप देखेंगे कि या तो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करती हैं या बाद में आएगा उसके अंदर क्या, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें आपको बनती हुई दिखेंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया लाओस का। ठीक है, लाओस क्या है, वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशन है इन एशिया, एशिया में वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशन है। इन्होंने चाइना से लगभग 6 बिलियन डॉलर यहाँ पे लिया। ठीक है, जो कि इनके एक्सटर्नल डेब्ट का कितना था, 75%। ओके, नाउ इस नेशन में क्या हुआ, एक यहाँ पे टर्मोइल हमें देखने को मिला। ठीक है, मतलब कि हाई इन्फ्लेशन, ओके, आपका जो करेंसी का डिप्रिसिएशन, ओके, आपका यहाँ पे स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिला इस नेशन में। ओके, और बाद में जाके ये जो नेशन है फाइनेंशियल क्राइसिस हमें इस नेशन में हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे ऑथर ने बताए हैं यहाँ पे आर्टिकल के थ्रू। 2021 में क्या हुआ, चाइना ने ओपन किया हाई स्पीड रेल लाइन को विथ लाओस एज अ पार्ट ऑफ इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, 2021 में चाइना ने इसी कंट्री में आप देखेंगे कि हाई स्पीड रेल लाइन को यहाँ पे बनाया। ठीक है, ताकि यहाँ पे, और ये जो बेल्ट लाइन यहाँ पे, ये जो यहाँ पे रेलवे लाइन बनाया गया है, इस किसके थ्रू बनाया गया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, तो ये आप सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अर्लियर जो ये आंकड़े थे वो बहुत अलग थे। पहले अगर आप देखें 1973 में तो ये आंकड़े बहुत ज्यादा अलग थे। उस टाइम पे यूएस बहुत ज्यादा लोन देता था, ठीक है, टू द अदर कंट्रीज। लेकिन यूएस के जो आंकड़े हैं अभी इस टाइम पे ये 4.2% के आसपास ये आके गिर चुका है। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये जो चाइना है ये सबसे अभी टॉप में है, उसके बाद जापान, उसके बाद नीदरलैंड 9.6%। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं डाटा को। होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन
ऑन माइनॉरिटी राइट। देखिए यहाँ पे संविधान हमारा माइनॉरिटी राइट के ऊपर क्या कुछ कहता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 18 दिसंबर को हम लोग यहाँ पे क्या सेलिब्रेट करते हैं, माइनॉरिटी राइट डे सेलिब्रेट करते हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लिख लीजिए इस डेट को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 18th of December is celebrated as माइनॉरिटी राइट डे ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द डिबेट ऑन माइनॉरिटी राइट शुड बी लिफ्टेड फ्रॉम इट्स करंट फ्रेमवर्क ऑफ कॉम्युनलिज्म वर्सेस सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो कॉम्युनलिज्म वर्सेस सेक्युलरिज्म के बीच में जो ये हमें स्ट्रेच देखने को मिल रहा है, इसी से हमें ये डिबेट बनता हुआ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है, माइनॉरिटी राइट्स को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देते हुए यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया एक डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू नेशन और एथिक्स, रिलीजन्स एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑन 18th of December 1992। ठीक है, तो ये रिकॉग्निशन किसको दिया गया, यहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स को यहाँ पे दिया गया कब, 18 दिसंबर 1992 में ये रिकॉग्निशन दिया गया यूएनजीए के द्वारा। ठीक है, इसलिए 18 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, माइनॉरिटी राइट डे मनाते हैं। ठीक है, सो होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ओके, नाउ इस माइनॉरिटी राइट की ऑरिजिन कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये मैं आप सभी को बताता हूँ। ओके, देखिए ये ऑस्ट्रेलियन, सबसे पहले हमें देखने को मिला था ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में। आर्टिकल 19 इसका लॉ क्या कहता था, इट एक्नॉलेज दैट ethnic minority have an absolute right to maintain and develop their nationality and language। ठीक है, देखिए इनकी जो ऑस्ट्रेलियन लॉज है इसमें क्या कहते थे, जो इनकी एथनिक माइनॉरिटीज है उनके पास एक एब्सोल्यूट राइट था। ठीक है, उनके पास एक एब्सोल्यूट राइट था कि वो मेंटेन करें और डेवलप करें नेशनैलिटी को और लैंग्वेज को। हमने सिमिलर प्रोविजन देखने को मिला इसके हंगरी के एक्ट में। ओके, कुछ प्रोविजंस हमें देखने को मिले स्विस के जो कॉन्फेडरेशन है आपके 1874 में उसमें। ठीक है, जिसमें इन्होंने ग्रांट किया क्या, 3 लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री विच इज इक्वल राइट्स इन सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, लेजिस्लेशन एंड कोड्स। Okay, the provisions of the peace treaty after the First World War focused particularly on the status of minorities। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद की जो पीस ट्रीटीज थी उसकी जो मेन प्रोविजंस थे वो किसके ऊपर फोकस करने लगे, माइनॉरिटीज की स्टेटस के ऊपर वो फोकस करने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन वेयर codified in the 5 treaties negotiated between the allied associated powers on the one hand and the Poland, Czechoslovakia, Romania and Greece and Yugoslavia on the other। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको लिख लीजिएगा कि जो माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन है इट वर codified in the 5 treaties। ठीक है, 5 treaties यहाँ पे हमें देखने को मिली नेगोशिएट होती हुई between the allied and associated power on the one hand and Poland and Czechoslovakia, Romania and Greece and Yugoslavia on the other hand। ठीक है, special provisions for minority were incorporated in peace treaties with Australia, Bulgaria, Hungary, Turkey, while Albania, फाइनलैंड एंड इराक डिक्लेयर दैट दे वुड प्रोटेक्ट देयर माइनॉरिटीज। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिला, जो स्पेशल प्रोविजंस है माइनॉरिटीज के लिए दे वर इनकॉर्पोरेटेड इन पीस ट्रीटीज। ठीक है, पीस ट्रीटीज में उनको इनकॉर्पोरेट किया, उनको लाया गया, उनकी प्रोविजंस में उनको लाया गया। ये सारी चीजें हम यहाँ पे दर्शाती हैं कौन कौन सी कंट्रीज में, विद ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, हंगरी एंड टर्की। ठीक है, जबकि अल्बानिया, फिनलैंड और इराक ने डिक्लेयर किया कि वो माइनॉरिटीज को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ आर्टिकल 27 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये क्या कहता है, इट गिव्स एवरी इंडिविजुअल अ राइट टू कम्युनिटी। ठीक है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है उसका आर्टिकल 27 कहता है कि हर एक इंडिविजुअल के पास क्या है, राइट टू कम्युनिटी है। दैट इज द राइट टू एंजॉय देयर ओन कल्चर्स, मतलब कि वो इंडिविजुअल क्या कर सकता है, अपने कल्चर को एंजॉय कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, एसोसिएट कर सकता है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी ओरिजिन हो गई पूरी माइनॉरिटी राइट्स से लेके, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट क्या है, देखिए ऐसा कहा गया कि माइनॉरिटीज को मद्देनजर रखते हुए जो कमेटी है, जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी थी उस टाइम पे उसको हेड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने एग्जामिन किया। ठीक है, एग्जामिन किया कि कुछ यहाँ पे माइनॉरिटीज है, वहाँ पे इश्यूज हैं, और इसीलिए उनको क्या किया गया, आर्टिकल 25 से 30 को यहाँ पे आर्टिकल 25 से 30 में आप देखेंगे कि इन माइनॉरिटीज को यहाँ पे इनैक्ट करके इंक्लूड किया गया। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि माइनॉरिटीज़ को जो राइट्स मिले हैं वो यहाँ पे उनको मिलते रहें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे
कही गई है ऑथर के द्वारा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे आर्टिकल्स बताए गए हैं। आर्टिकल 14 to 18 ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। आपके फंडामेंटल राइट्स आप सभी को पता होना चाहिए कितने हैं। ओके, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, और ये आपके टोटल मैं आप सभी को बता दूं, आपके ये संविधान में इसको प्रॉपरली मेंशन किया गया है। ओके, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं कोर्ट में और कह सकते हैं कि हाँ मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, बट आपको कोर्ट को बताना होगा कि कौन से वायलेट हुए हैं और कैसे वायलेट हुए हैं। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स के बारे में बताया गया, वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। आर्टिकल 14 to 18 इक्वालिटी को बात करता है, 19 फ्री स्पीच को बात करता है। ठीक है, 25 आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन को बात करता है। ठीक है, इट आर नॉट इनफ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स एंड कल्चर विच कम्स अंडर आर्टिकल 29। ठीक है, आर्टिकल 29 के अंदर क्या कहा गया है कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर्स की कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे सारी चीजें, ये लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर्स की कंजर्वेशन में बात की गई आर्टिकल 29 में, बट ये इनफ नहीं है। ठीक है, सो ये इनफ नहीं है, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने बताया है। ठीक है, ना व्हाट्स आर माइनॉरिटीज राइट्स, माइनॉरिटीज को देखिए यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। देयर इज नो डिफिनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफिनेशन नहीं दिया गया है। द सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट माइनॉरिटीज आर टू बी डिफाइंड एट द लेवल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे पंजाब में हो गया, वहाँ पे सिख जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो वहाँ पे हिंदू जो हैं वो माइनॉरिटी फेस करते हैं। कश्मीर में भी आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर आप देखें तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे होती हुई देखने को मिलती हैं। ठीक है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ हिंदू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ हिंदू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में। और आर्टिकल 29 का फेज 1 क्या कहता है, इट लेस डाउन दैट any section of the citizen residing in the territory of India or any part thereof have a distinct language, script और culture of its own same and have the right to converse the same। ठीक है, मतलब कि उसी को वो क्या कर सकता है, कॉन्सर्व भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लीजिएगा। ये आर्टिकल 29 के फेज 1 में कहा गया है। ठीक है, कि कोई भी इंडिविजुअल है, कहीं भी वो किसी भी टेरिटरी में कहीं भी रह रहा है, ठीक है, किसी भी स्टेट में रह रहा है, उसके पास वो राइट है कि अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को क्या कर सकता है, वो मेंटेन कर सकता है। उसके पास ये भी राइट है कि उसको कॉन्सर्व भी कर सकता है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस प्रोविजन सिग्निफाइज 2 वाइटल डायमेंशंस। ठीक है, तो 2 वाइटल डायमेंशंस ये इस प्रोविजन से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पहला, it considered that different group do have different culture, that all people may not have just one culture। ठीक है, तो देखिए ये बोलता है कि डिफरेंट ग्रुप के डिफरेंट कल्चर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सारे लोगों का यहाँ पे एक ही कल्चर नहीं हो सकता, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। सिंस दीज लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस कल्चर आर वैल्यूएबल फॉर देयर मेंबर, दे नीड टू बी गिवन एक्सप्लिसिट राइट्स टू कंजर्व देयर ओन कल्चर, स्पेशली इन सच माइनॉरिटी कल्चर्स। ठीक है, तो देखिए उनके पास यहाँ पे एक एक्सप्लिसिट राइट्स होना चाहिए कि वो अपने कल्चर को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कंजर्व कर सके। ठीक है, सेकेंडली द राइट टू कल्चर इज अ इंडिविजुअलिस्टिक राइट्स। ठीक है, तो जो राइट टू कल्चर है ये एक इंडिविजुअलिस्टिक राइट है, दैट इज इंडिविजुअल हैव बीन गिवन द राइट्स टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्टिव कल्चर्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल के पास ये राइट्स होना चाहिए कि वो क्या कर सके, अपने कल्चर्स को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, बाकी इसके अंदर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको जो मुझे बताना था वो था आपके क्यू न्यूज में है, और इससे इसकी ऑरिजिन क्या हुई और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट क्या हुआ। ठीक है, माइनॉरिटीज के जो राइट्स है उसको यहाँ पे बताया मैंने कि क्या यहाँ पे राइट्स होने चाहिए, क्या इसको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कि नहीं। ठीक है, होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये मैंने आप सभी को बता दिया। आफ्टर इंडिया दिस आई एम टू विजिट चाइना। ठीक है, तो देखिए बीजिंग को वो विजिट करेंगे और उनको ये ध्यान में रखना होगा कि जो उन्होंने इंडिया को प्रॉमिस किया है कि जो श्रीलंकन की टेरिटरी है वो इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं किया जाएगा, उनको मद्देनजर रखते हुए जो भी एग्रीमेंट्स करने होंगे वो करने होंगे। ठीक है, सो होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ओके, एंड डोवाल इन बीजिंग टुडे टू अटेंड इंडिया चाइना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक। ठीक है, अब मैं आप सभी को आंसर बता देता हूँ, ये आज के डेट के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ठीक है, अजीत डोवाल जी। ओके, ये अभी बीजिंग में है और ये किस लिए गए हैं कि एक मीटिंग होना है वहाँ पे, उसको अटेंड करने के लिए गए हैं और उस मीटिंग का नाम है इंडिया चाइना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक। ठीक है, तो जो हमने देखा है लगभग 4 सालों से ये जो स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख में, उसको यहाँ पे खत्म करने की बात करी जा रही है और ये यहाँ पे इस मीटिंग में भी ये बात उठेंगी। ठीक है, होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। 13 पेज पे यहाँ पे देखिए ऑपोजिशंस ने कहा है कि नेहरूज और उनकी फैमिलीज को ब्लेम करना बंद करें और आज के डेट में जो प्रेजेंट इशूज हैं उनके ऊपर यहाँ पे बात करें। ठीक है, इन्होंने कुछ इशूज को यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। ओके, जैसे 0
जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। देखिए जो आज की डेट की जो सरकार है वो बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए करप्शन के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन इनका कहना है कि उन्होंने रफाल स्कैम के ऊपर क्यों नहीं कोई बेंच बैठाई, या फिर यहाँ पे क्यों नहीं कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी कि अडानी के जो इश्यूज है उसको डिस्कस किया जाए, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो इश्यूज है उसको डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे इश्यूज को बात किया गया है। आपका क्या व्यूज है ये मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 14th पेज पे यहाँ पे देखिए पैनल जो एक्स इसरो चीफ है वो लीड कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि एनटीए की जो स्ट्रक्चर है उसको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। मतलब कि कमेटी ने क्या सजेस्ट किया है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ, उसको लिख लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कमेटी ने सजेस्ट किया है कि बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्टेट के साथ और डीजी एग्जाम्स के साथ, ठीक है, सो दैट टू मेक द एग्जाम प्रोसेस फुल प्रूफ, ठीक है। मतलब कि कोई लीकेज इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टेट और डिजी एग्जाम के साथ हमें एक बेटर कोऑर्डिनेशन बनाना होगा ताकि हम एग्जाम की जो प्रोसेस है उसको फुल प्रूफ कर सके, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ने कहा एनटीए विल रीस्ट्रक्चर इन 2025, एनटीए को यहाँ पे रीस्ट्रक्चर किया जाएगा 2025 में और कुछ न्यू पोस्ट को भी क्रिएट किया जाएगा। एनटीए क्या है आपका, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से, ठीक है। होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और यहाँ पे आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, यहाँ पर और बिजनेस सेक्शन में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वर्ल्ड सेक्शन में देखिए सीनियर रशियन जो जनरल्स थे उनकी यहाँ पे मौत हो गई है मॉस्को ब्लास्ट में, और इनका नाम लिख लीजिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल इग्नोर किरिलोव। ओके, और ये यहाँ पे जो चीफ थे ये मिलिट्री न्यूक्लियर बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन फोर्स के चीफ थे। इनको यहाँ पे बॉम्ब से इनकी डेथ हुई है, ठीक है। मतलब कि उनके अपार्टमेंट के बाहर एक स्कूटर में बॉम्ब लगाया गया था और वो बॉम्ब ब्लास्ट होने से इनकी मौत हो गई, ठीक है। वो घर से निकल रहे थे ऑफिस के लिए और उसी वक्त ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसमें उनकी मौत हो गई, ठीक है। तो ये आपको इंसिडेंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।